फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। एक है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है? फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मतलब ऐसे भाग जिसमें गैस घूमती हो, जैसे कोई पाइप हो, जैसे ये पाइप है तो इसमें गैस घूमती हो, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम फ्रिज के जिन जिन भागों में विद्युत का संचार होता हो, पावर के संचार होता हो, मतलब उसको काम करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी लाइट की जरूरत पड़ती हो, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तो फ्रिज दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है और दो सिस्टमों में हम अलग अलग इसको समझते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल सिस्टम। अब ये जो मैकेनिकल सिस्टम होता है इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं जो फ्रिज में प्रयोग होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है कंप्रेसर। सबसे पहला भाग है कंप्रेसर। इसमें दूसरा भाग होता है कंडेंसर, दूसरा भाग है कंडेंसर। तीसरा भाग इसमें होता है फिल्टर, तीसरा भाग है फिल्टर। और चौथा भाग है इसमें कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। और पांचवा भाग इसमें होता है एवापोरेटर, एवापोरेटर। ये 5 मैकेनिकल भाग हैं। और ये जो पांचों मैकेनिकल भाग हैं ये ऐसे मैकेनिकल भाग हैं जो हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें लगे होते हैं। जैसे चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो वाटर कूलर, चाहे वो डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करने का काम करती है उसमें ये पांचों भाग जरूर लगे होते हैं। मतलब इन्हीं पांचों से मिलकर के हमारी कोई भी मशीन ठंडा करती है। तो ये होते हैं मैकेनिकल भाग। ये हमारे हैं फ्रिज के मैकेनिकल भाग। सबसे पहला भाग है कंप्रेसर। समझते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है। देखिए, कंप्रेसर का मतलब होता है, जैसे कंप्रेसर एक प्रकार का, देखिए इस तरह से एक मोटर होता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है। देखने में अगर कुछ ऐसा लगता है तो देखिए यहाँ पे कंप्रेसर का ये चित्र है, इसको देख सकते हैं। कंप्रेसर इस प्रकार का कुछ दिखता है, यहाँ पर ये नीचे की साइड में कंप्रेसर देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये कंप्रेसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्रेसर को हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं। कंप्रेसर के अंदर जो लाइनें होती हैं, कंप्रेसर के अंदर जो पाइपें निकली होती हैं वो टोटल 3 पाइपें निकली होती है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। इस प्रकार से इसमें एक पाइप निकली हुई है, इधर से दूसरी साइड में दूसरी पाइप भी निकली हुई है। इस तरह से टोटल 3 पाइपें इसमें से निकली होती। इसमें सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट भी बने होते हैं, मतलब 3 पिन बने होते हैं, जिसमें एक पिन का नाम कॉमन, एक पिन का नाम रनिंग और एक पिन का नाम स्टार्टिंग होता है। ये कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग वो पॉइंट होते हैं जिसमें हम सप्लाई देते हैं। अब अगर ऐसा लगेगा कि इसमें हम सप्लाई देते हैं तो फिर ये तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना। तो ये कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के अंतर्गत आता है। मतलब ये मैकेनिकल भाग भी है और इलेक्ट्रिकल भाग भी है। मैकेनिकल क्यों है? क्योंकि इसमें गैस का संचार होता है। इलेक्ट्रिकल क्यों है? क्योंकि इसमें पावर भी दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दिया जाता है। अब कंप्रेसर को जब हम चालू करते हैं तो इसमें ये जो 3 लाइनें हैं, इसमें एक लाइन का नाम होता है इसमें सक्शन लाइन। एक लाइन का नाम होता है सक्शन लाइन। एक लाइन का नाम है सक्शन लाइन। दूसरी लाइन का नाम इसमें होता है डिस्चार्ज लाइन। दूसरी लाइन का नाम है डिस्चार्ज लाइन। और तीसरी लाइन का नाम है चार्जिंग लाइन। तीसरी लाइन का इसमें नाम है चार्जिंग लाइन। ये 3 लाइनें कंप्रेसर में होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। नाम से समझेंगे कि काम क्या होता है। तो सक्शन लाइन का मतलब है जहां से गैस को खींचता है, सक करता है, मतलब खींचना होता है। यानी जहां से यह गैस को खींचता है उसे सक्शन लाइन बोलते हैं, और जहां से यह गैस को बाहर फेंकता है उसे डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करता है, खत्म करता है, बाहर निकालता है। तो जहां से ये गैस को बाहर निकालता है वो डिस्चार्ज लाइन, और जहां से ये गैस को खींचता है वो सक्शन लाइन होती है। और चार्जिंग लाइन क्या होती है? जिसके जरिए हम गैस या ऑयल चार्ज करते हैं वो चार्जिंग लाइन होती है। तो टोटल 3 लाइनें इसमें है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। तो सक्शन लाइन कौन सी है? जहां से गैस को खींचता है। डिस्चार्ज लाइन कौन सी है? जहां से गैस को फेंकता है। चार्जिंग लाइन कौन सी है? जिससे गैस या ऑयल चार्ज किया जाता है, वो चार्जिंग लाइन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 लाइनें हैं, समझिए। इसके अंदर कंप्रेसर में जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन होती है वो दोनों एक ही होती है। डिस्चार्ज लाइन केवल अलग होती है। मतलब जब हम नया कंप्रेसर खरीद के लाएंगे तो उसमें कौन सक्शन है कौन चार्जिंग है ये नहीं होता है। उसमें केवल 3 लाइनें होती हैं जिसमें ये 3 पाइपें ऐसे होती है। तो सक्शन और चार्जिंग कौन सी है ये नहीं होता है। किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बनाया जा सकता है अपने मर्जी से। मतलब ये भी हवा को खींच सकता है, ये भी हवा को खींच सकता है। यानी अगर सक्शन को बंद कर लें तो चार्जिंग से हवा को खींचने लगेगा,
और अगर चार्जिंग को बंद कर ले तो सक्शन से हवा को खींचने लगेगा। मतलब सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती है। यानी जैसे सांस लेते हैं ना, तो इधर से बंद करें इधर से भी ले सकते हैं ना, इधर से बंद करें इधर से भी ले सकते हैं, दोनों एक ही है ना। ठीक उसी प्रकार से ये सक्शन और चार्जिंग भी दोनों एक ही है। एक को अगर बंद कर देंगे तो दूसरी से हवा को ये खींच लेगा। डिस्चार्ज सबसे अलग होता है, डिस्चार्ज लाइन सबसे अलग होता है। यानी जब हम मोटर को चालू करते हैं तो ये डिस्चार्ज लाइन से हवा को बाहर करता है, यानी बाहर फेंकता है। देखिए कैसे पहचाने किसी कंप्रेसर में कि कौन सी पाइप सक्शन लाइन है, कौन सी डिस्चार्ज लाइन है और कौन सी चार्जिंग लाइन है। तो इसकी सबसे पहले पहचान समझिए कि कंप्रेसर मोटर में हम अगर ऐसे देखते ही जानना चाहते हैं, सबसे आसान तरीका तो यह कि इसको चालू कर लीजिए। जहां से हवा फेंक रहा है वो डिस्चार्ज लाइन है, अब बाकी बची हुई जो दोनों लाइनें हैं वो सक्शन और चार्जिंग है। उनमें से किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना सकते हैं, यही होगा ना, किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। देखिए करना क्या है कि अगर हम कंप्रेसर को चालू करें तो चालू करके भी पता चल जाएगा जहां से हवा फेंका। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम चालू करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, तीनों पाइपों को देखिए, जो पाइप इन तीनों में सबसे पतली होगी वो डिस्चार्ज लाइन होती है। जो पाइप पतली होगी वो डिस्चार्ज लाइन होती है, यानी डिस्चार्ज लाइन की जो पाइप होती है वो सक्शन और चार्जिंग की अपेक्षा पतली होती है। और जो पतली पाइप देखना है वो कंप्रेसर के जड़ में देखना है, यहां नजदीक देखना। मतलब ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो और आगे किसी ने मोटी पाइप जोड़ रखा और आप इसको देख रहे हैं कि नहीं ये तो मोटी है, ऐसा नहीं है। जड़ में देखना है, जो कंप्रेसर के जड़ से करीब से पाइप निकल रही है वो कितनी मोटी है। यानी इन दोनों की अपेक्षा, सक्शन और चार्जिंग की अपेक्षा डिस्चार्ज लाइन की पाइप पतली होती। क्लियर? तो एक पाइप को हम देखते ही बता देंगे कि जो पाइप पतली है वो कौन सी लाइन हो जाएगी, डिस्चार्ज लाइन। और जो दोनों मोटी है वो कौन सी हो जाएंगी, सक्शन और चार्जिंग। और सक्शन और चार्जिंग में हमें यह जानना जरूरी नहीं है कि कौन सक्शन है कौन चार्जिंग। अगर ये अलग है कंप्रेसर तो हम किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना ले, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। इसकी तीसरी पहचान इसमें यह भी है कि पाइप की साइज ना देख करके अगर मुंह लगा के फूंका जाए ना, अगर चार्जिंग में मुंह लगा के फूंकते हैं तो सक्शन से हवा बाहर निकल जाएगी, और अगर सक्शन में मुंह लगा के फूंकते हैं तो चार्जिंग से हवा बाहर निकल जाएगी। तो इससे यह पता चलेगा कि ये दोनों एक ही है। लेकिन अगर डिस्चार्ज से फूंकते हैं तो कहीं से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके बीच में पिस्टन और सिलेंडर लगा है, जो पंपिंग होता है तभी वो आगे बढ़ता है। मतलब कंप्रेसर को समझते हैं कि ये अंदर कैसे होता है। जैसे समझिए कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होता है, इस तरह का, ये मोटर ही तो है, एक मोटर होता है तभी तो ये चलता है ना। और जैसे सभी मोटरों में से 3 तार निकलते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, वैसे यही ये तीनों है। यह एक मोटर है, मोटर के बीच में एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और इसका जो शाफ्ट है उसकी बनावट कुछ इस तरह की है। देखिए ऐसे नीचे से आकर के ऐसे फिर से ऊपर गए, इस तरह की इसके शाफ्ट की बनावट है। अब जब ये मोटर अगर चालू किया जाए और किसी का शाफ्ट ऐसा हो तो ये ऐसे गोल थोड़ी ना घूमेगा, ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ऊपर नीचे ही करके घूमेगा ना। और जब ये ऐसे घूमता है तो इसके बीच में ना एक कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है, एक कनेक्टिंग राड इसको बोलते हैं, एक कनेक्टिंग राड लगा होता है ऐसे। कनेक्टिंग राड के बीच में इसमें लगा होता है एक पिस्टन। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये है एक पिस्टन, और ये जिसमें होता है यानी इसका जो बाहरी सिरा होता है वहां होता है एक सिलेंडर, एक पिस्टन और एक सिलेंडर ये होगा। यानी कंप्रेसर मोटर अगर चलेगा तो इसकी बनावट ऐसी है कि ये जो पिस्टन है इसी में ऊपर नीचे होगा होगा ऐसे ही है। ये मोटर का शाफ्ट टेढ़ा, इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, और इसी तरह से ये इसमें ऊपर नीचे होगा। अब देखिए ये जो ऊपर नीचे होगा इसमें देखेंगे कि अंदर होता क्या है, यहीं पे देखना है थोड़ा सा कि इसके अंदर जो पार्टीशन है ना ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब बीच में पार्ट लगा हुआ है, बीच में कुछ गैप भी है, यहां पर देखिए ऐसे। अब ये जो इस तरह से बनावट है इसके अंदर होता क्या है, इसमें पत्ती लगी होती है और ये लाइन थोड़ा सा खुली भी होती है, इधर से खोल देते हैं, एक लाइन यहां से निकालना है एक लाइन इधर से, और ये पाइप है ऐसे बाहर निकालना है, और ये एक इधर से है बाहर निकालना है। और ये कंप्रेसर मोटर को अब हम पैक कर देते हैं। अब समझिए ये ऐसा मोटर है, अब इसको हम जूम करके देख रहे हैं। अब ये वाली जो पाइप है इसको हम बाहर निकाल देते हैं, और यही वो पाइप है जो डिस्चार्ज लाइन है, और ये वाली जो पाइप है ये यही ये रहेगी केवल, लेकिन बॉडी में सुराख रहेगा यहां और एक यहां, और 2 सुराख है, समझिए ये सिर्फ बॉडी से है। और यही एक पाइप है, एक सक्शन लाइन है और एक चार्जिंग लाइन है। अब अगर इस कंप्रेसर मोटर को चालू किया जाए, ये मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो ये शाफ्ट टेढ़ा होने के कारण ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे होगा,
जब ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक पत्ती लगी होती है और इसमें जो पत्ती होती है ऐसे ऊपर की तरफ होती है, और इस साइड में एक पत्ती होती है और इसमें जो होती है वो ऐसे नीचे की तरफ होती है। और होगा क्या, जब ये पिस्टन ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा ना, जब ये खींचेगा तो ये दोनों पत्तियों को ऊपर खींचेगा, दोनों को ऊपर खींचेगा, क्योंकि देखिए ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप नहीं होता है। जैसे हम पंप होता है, हवा भरते हैं तभी तो प्रेशर बनाता है ना, तो पिस्टन का मतलब समझिए जैसे वार्सल, पंप के अंदर वार्सल होता है ना, वैसा ही समझिए, ये पूरा रगड़ते हुए ऐसे खींचता है, और जब खींचता है तो ये दोनों पत्तियां प्रेशर के कारण ऊपर उठती हैं, और जब ऊपर उठती हैं तो इधर वाली जो पत्ती है जब ऊपर उठेगी या तो पूरा ऊपर उठ जाएगी, लेकिन इधर वाली जब ऊपर उठेगी तो ये यहीं आकर के बंद हो जाएगी, मतलब ये रास्ता बंद हो जाएगा। और उस समय क्या होगा, ये हवा को यहां से खींचेगा, खींचेगा ना, जब नहीं पाएगा तो यहीं से हवा को खींचेगा और वो हवा निकल करके इसके अंदर चली जाएगी। और यहां पे जो हवा खींचेगा वो हवा पाएगा कहां से, ये सक्शन या फिर चार्जिंग, ये केवल बॉडी में है। यानी ये पाएगा कहां से, तो इस बॉडी में कहीं से भी पा सकता है। अगर ये लाइन, जैसे मान लीजिए ये चार्जिंग लाइन है और हम ये कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, और हम बॉडी में एक ड्रिल मार के नया सुराख बना करके एक नई पाइप यहां लगाते हैं, तो ये वही काम करेगा जो वहां कर रहा है। समझ रहे ना, क्योंकि पूरी बॉडी में जहां से हवा पाएगा वहीं से तो खींचेगा। अगर ये लाइन बंद कर दिया जाए, अगर यहां बॉडी में सुराख है तो इससे खींचेगा। मान लीजिए ये दोनों बंद कर दिया जाए और हम एक नया सुराख बना ले, तो यहां से भी तो हवा को खींचेगा। तो जहां से पाएगा हवा वहीं से ये खींचेगा, क्योंकि ये किसी के साथ पाइप के जरिए कनेक्ट नहीं होता है, मतलब ये अलग है। अब होगा क्या, जब ये पिस्टन ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा तो यहां से हवा खींचेगा, और जब ये ऊपर से नीचे दबाएगा जिस समय, उस समय ये वाली लाइन, इधर वाली लाइन आएगी और इस पर आकर के बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब इस पे वो बंद हो जाएगी, ये वाली लाइन पूरा खुल जाएगी, और खुलने के कारण जो हवा खींचा था वही हवा यहां से डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाएगी। और ऐसे ही करके फिर ये ऊपर खींचेगा, उधर से हवा खींचेगा, फिर दबाएगा, नीचे से ये वाली खुलेगी और वही हवा उधर से खींच के इधर फेंकेगा, उधर से खींच के इधर फेंकेगा। इसीलिए अगर सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, जैसे मान लीजिए चार्जिंग यहां है, सक्शन यहां है, तो सक्शन से अगर मुंह लगा के फूंकेंगे तो हवा कहां से निकलेगी, चार्जिंग से। क्यों फूंकेंगे सक्शन में, तो जो हवा इसमें आएगी वो कहां जाएगी, पूरी बॉडी में भराएगी, पूरी पूरी बॉडी में भरने के बाद कहां जाएगी, यहां साइड से बाहर निकलेगी। यही ना होगा, मतलब जहां दूसरा सुराख मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हम यहां से फूकेंगे और इस पिस्टन उस्टन से होते हुए यहां से बाहर निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। और नहीं, अगर हम इधर से फूकते हैं तो क्या यह पिस्टन को सरका के, हमारे पास इतना प्रेशर थोड़ी ना कि हवा को क्रॉस करवा दे, है ना। तो अगर हम डिस्चार्ज से फूकेंगे तो हवा किसी से नहीं जाएगी, सक्शन से फूकेंगे तो चार्जिंग से निकलेगी, चार्जिंग से फूकेंगे तो सक्शन से निकलेगा, क्योंकि सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होता है, और इसका संपर्क केवल बॉडी से होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, इसका संपर्क केवल बॉडी से होता है और कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार का ये कंप्रेसर मोटर हमारा काम करता है, और कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब देखिए कंप्रेसर के बारे में यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ है, देखेंगे हमने लिखा था कि कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये कंप्रेसर मोटर। यानी कि फ्रिज में हमारे प्रयोग होने वाला, या एसी में, या सब में, समझिए किसी में भी, ये समझिए कि पूरे फ्रिज का मस्तिष्क है, दिमाग है, खोपड़ी है, सब कुछ है, हृदय है। जब तक ये धड़क रहा है समझिए फ्रिज हमारी ठंडा कर रही है, इसका धड़कना बंद तो समझिए फ्रिज बंद। ये है कंप्रेसर, महत्वपूर्ण चीज है। देखने में ऐसा, देखिए इसमें तीनों पाइपें दिखाई दे रही हैं, इस तरह से तीन पाइपें निकली होती हैं। कंप्रेसर मैकेनिकल सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। मतलब ये गैस को सक्शन लाइन से खींचकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है, यानी गैस को एक जगह से खींचकर दूसरी जगह तक पहुंचाता है। इसमें तीन लाइनें होती हैं, कौन कौन सी, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। हवा को कहां से खींचता है, सक्शन लाइन से। कहां से फेंकता है, डिस्चार्ज लाइन से। चार्जिंग लाइन किस काम में आती है, गैस या ऑयल चार्ज करते समय चार्जिंग लाइन का प्रयोग करते हैं। देखिए तीन लाइनें होती है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। यह गैस को सक्शन लाइन से खींचता है तथा डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर फेंकता है। इसमें सक्शन लाइन तथा चार्जिंग लाइन एक ही होती है, यही बताया ना, सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होती है। अर्थात अगर चार्जिंग लाइन को बंद कर दिया जाए तो यह गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, और अगर सक्शन को बंद कर दिया जाए तो यह गैस को चार्जिंग लाइन से खींचेगा।
यही हुआ, दोनों लाइनें एक ही होती हैं। और खींचेगा, फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये फ्रिज में, लेकिन है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर एसी में भी रहेगा, लेकिन नाम चेंज रहेगा, बनावट चेंज रहेगी, साइज बड़ी हो सकती है, ये सब बदलेगा, लेकिन काम यही रहेगा, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। उसका मेन काम वही रहेगा कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। क्लियर है? कंप्रेसर क्लियर है ना? कंप्रेसर के बारे में समझ गए। कंप्रेसर क्या होता है? एक प्रकार का मोटर होता है। उसका कार्य क्या होता है? गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। गैस को कहां से खींचता है? कहां से फेंकता है? डिस्चार्ज लाइन से। इसमें कितनी लाइनें होती हैं? कौन कौन? कितनी पिने होती हैं? कौन कौन? कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तीन पिने होती हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। इसमें सप्लाई देने के लिए तीन पिने भी होती हैं। ठीक है, ये कंप्रेसर समझ गए। कंप्रेसर के बाद दूसरा जो हमारा भाग है वो है कंडेंसर। कंप्रेसर के बाद दूसरा भाग हमारा होता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? फ्रिज के पीछे लगी हुई एक लोहे की जाली होती है। यहां पे दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। कंडेंसर देखिए, फ्रिज के पीछे लगी हुई लोहे की एक जाली होती है। ऐसा कंडेंसर का ये लोहे का जाली ऐसे देख रहे हैं ना? ये जो लोहे की जाली जैसा दिख रहा है, ये फ्रिज के पीछे बहुत बार देखे होंगे। ऐसा लग रहा होगा ये शो में लगा हुआ है या क्या काम करता है। कंडेंसर, पहली बात तो अब से ये ध्यान दिए कि इसी का नाम कंडेंसर है। कंडेंसर जो पंखा में लगता है वो नहीं है, उसका नाम है कैपेसिटर। ये है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? ये केवल मैकेनिकल भाग है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चीज नहीं है। ये कुछ नहीं है, केवल पाइप है। मतलब देखिए, ये पाइप का एक सिरा यहां से इसमें गैस इन करेगी और इस तरह से पूरा घूमेगी और घूमने के बाद दूसरे सिरे से बाहर निकल जाएगी। कंडेंसर का कार्य होता है कि गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना होता है। यानी कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना होता है। और जो फ्रिज में कंडेंसर प्रयोग होता है वो लोहे का बना होता है। देखिए जैसे समझते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास है कंप्रेसर। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलती है ना, तो ये हो गया इसका डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोक के पहले कंडेंसर और क्लियर करते हैं। कंडेंसर के पीछे देखिए, फ्रिज के पीछे की लोहे की जाली को कंडेंसर बोलते हैं। इस तरह से कंडेंसर होता है, ये कंडेंसर है। ऐसे इस तरह से इसमें गैस घूमती है, ऐसे ये पाइपें होती हैं और इसमें गैस घूमती है। और इसका काम होता है कि गैस को घुमा घुमा के इतना घुमाता है कि गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। वेपर से द्रव में भाप को पानी, है ना? मतलब समझिए, अगर पानी को गर्म किया जाए तो क्या बनता है? भाप बनता है। लेकिन अगर भाप को ठंडा किया जाए तो पानी बनता है। ये वही करता है, भाप को ठंडा करके पानी बनाता है, वेपर को द्रव में यानी भाप को पानी बनाता है। कंप्रेसर यहां पर जब लगा रहता है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन जब गैस को बाहर फेंकता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस्ड करके, कंप्रेस्ड करने का मतलब उसको जब पंपिंग करता है ना, तो इतना रगड़ देता है कि गैस को कंप्रेस्ड करके डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकता है और गैस जाती है कंडेंसर में। और जब कंप्रेस्ड करके फेंकता है तो गैस यहां पे गर्म अवस्था में होती है, भाप की अवस्था में होती है। और जब ये कंप्रेस्ड करके भाप की अवस्था में फेंकता है तो गैस जाती है कंडेंसर में और कंडेंसर उसको घुमाता है। ये पाइपें इतनी घुमाई गई होती हैं कि घुमा घुमा के उसको ठंडा कर देता है, और जब ठंडा होता है वह भाप तो पानी के रूप में बदल जाता है। यानी कंडेंसर का कार्य गैस को वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना होता है। इसीलिए जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है तो गर्म होती है। अब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन की पाइप को अगर छुएंगे ना तो गर्म होता है। कंडेंसर, ये जो फ्रिज के पीछे लोहे की जाली लगी होती है, अगर इसको भी छुएंगे फ्रिज में काम करते समय तो ये भी गर्म होता है। और फ्रिज का कंडेंसर जितना अधिक गर्म हो रहा हो, समझिए फ्रिज उतना बढ़िया ठंडा कर रही है। फ्रिज का कंडेंसर जितना बढ़िया गर्म हो रहा हो उतना बढ़िया फ्रिज ठंडा कर रही है। लेकिन गर्म होने का ही मतलब नहीं चलो वेल्डिंग गन लेके इसको गर्म करें, अपने आप गर्म होना चाहिए। जितना बढ़िया गर्म कर रहा है हो रहा है, समझिए उतना बढ़िया फ्रिज ठंडा कर रही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको ठंडा करते रहें। जैसे क्या है कि अगर ये गर्म हो रहा है का मतलब है कि अंदर की गर्मी को खींच रहा है। अगर हम यहाँ पे पंखा लगा दे फराटा एक थे, तो ये क्या करेगा? ये गर्म तो होगा लेकिन वो गर्मी थोड़ा और बाहर निकल जाएगी। तो क्या ये और बढ़िया ठंडा करेगा? करेगा। ये और बढ़िया ठंडा करेगा। देखिए, गर्म होने का मतलब ये गर्म रहे ये जरूरी नहीं है। गर्म होने का मतलब ये गर्मी खींच पाए ये जरूरी है। समझ रहे क्या? जैसे इसको गर्म होने का मतलब समझिए, कंडेंसर गर्म होता है
जैसे नहीं हमारे पास टेप और बाजा और डीजे उजे बजाने वाले, देखिए मशीन के पास फराटा पंखा लगा देते हैं, तो क्या उनकी मशीन जब गर्म हो जाती है तो बहुत तेज बजता है? उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए पंखा तो चाहिए ना। ये कंडेंसर है और ये अभी फ्रिज है, ये छोटी जगह में ठंडा करता है, कम गर्मी को खींचता है, इसलिए इसके पास कोई पंखा उंखा नहीं लगा है, क्योंकि ये कम गर्मी को खींचता है, वातावरण के टेम्परेचर से इसका काम चल जाता है। यही कंडेंसर होता है, जब एसी में जाते हैं तो इसके कंडेंसर के पास इसको ठंडा करवाने के लिए पंखा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा गर्म होता है, उसमें ज्यादा बड़े स्थान की गर्मी को खींचता है। फ्रिज में कितना बड़ा ठंडा होता है, ये इतनी बड़ी फ्रिज होती है और दरवाजे के अंदर ही ये ऑपरेटर होता है, वही ठंडा करता है। इतना ही तो ठंडा होती है, दरवाजे के अंदर की ही जगह ना। लेकिन जब रूम एसी ठंडा करती है तो वो किसी रूम को ठंडा करती है, बड़े एरिया को ठंडा करती है, यानी ज्यादा जगह की गर्मी को खींचना होता है, इसलिए ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उसमें पंखा भी चलाना पड़ता है। यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, वैसे भी काम चल जाता है। तो कंडेंसर जब काम करता है, फ्रिज जब काम करती है, तो फ्रिज का कंडेंसर गर्म होता है, और ये जितना बढ़िया गर्म हो, समझिए फ्रिज ठंडा हो रही है, लेकिन हम इसे ठंडा करने की कोशिश करें तो फ्रिज और बढ़िया ठंडा होगा। ठीक है, अब समझिए, कंप्रेसर क्या डिस्चार्ज लाइन से गैस को खींचेगा, सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, यहां से गैस निकल के जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में और पानी, भाप को पानी बनाएगा। अगर ये भाप को पानी नॉर्मल गैस को बना सकता, तो सोचिए कितना बढ़िया होता है। यहां से क्या निकलेगा, पानी की भाप, पानी। अगर ये नॉर्मल हवा को भी बना पाता तो क्या होता है, एक कंप्रेसर रखते, चालू करते इसको, इस सक्शन लाइन से हवा को खींचता और डिस्चार्ज लाइन से जब फेंकता तो कंडेंसर वेपर से द्रव में बदलता और यहां से हमें पानी मिलता। बोरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इधर से हवा खिंचवाओ, उधर से पानी में बदल के लो। होता है ऐसा ना, ये करता वही है, लेकिन कारण ये कि ये हवा के साथ नहीं कर सकता। ये जो क्रिया होती है इसकी, ये सिर्फ फ्रियान गैस के साथ हो सकती है, यानी जो एसी फ्रिज में भरी जाने वाली गैस है, ये सिर्फ उसके साथ होती है। वातावरण के हवा के साथ होती तो बहुत बढ़िया होता, फिर हमें बोरिंग करने की जरूरत नहीं, जहां चाहिए थे कंप्रेसर कंडेंसर रखिए, पानी मिलने लगेगा, है ना, वातावरण की हवा को बदल के। तो इस तरह से है। तो कंडेंसर का कार्य क्या है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना। कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब समझ रहे हैं, संघनन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन, यानी कि वेपर से द्रव में भाप को पानी बनाना। ठंडी के मौसम में जो कोहरा पड़ता है ना, वो कंडेंसेशन होता है, यानी वातावरण की हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि पानी के बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है, वो कंडेंसेशन होता है। हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, संघनन, है ना। तो ये देखिए कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना होता है। ये जो कंडेंसर होता है, हमने बताया कि अभी ये छोटे सिस्टम है तो बिना पंखा के काम चल जा रहा है। थोड़े बड़े सिस्टम होते हैं तो इस पे पंखा लगाना पड़ता है, यानी इसको ठंडा करवाना पड़ता है। और बड़े सिस्टम होते हैं जहां चिलर प्लांट वगैरह होता है, जहां टेम्परेचर को माइनस में ले जाना होता है, पानी को जमा के बर्फ बनाना होता है, वहां का जो कंडेंसर होता है वह पंखा से भी काम नहीं कर पाता, उस पे पानी की बूंदे गिराना पड़ता है, झरने की तरह पानी गिरता रहता है। कहीं बर्फ की फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे, वो जो झरने की तरह पानी जिसपे गिरता है ना, वो उसका कंडेंसर होता है। मतलब वो पूरा, अगर उसको भी रिपेयर करना चाहें, आप चेक करना चाहें तो उसमें भी काम कर सकते हैं, वो भी पूरा इसी मैकेनिकल सिस्टम पे काम करता है। वो उसका कंडेंसर होता है जिसको ठंडा करवाना होता है, उस पर पानी गिरा करके उसको ठंडा करवाया जाता है, वो भी गैस को वेपर से द्रव में बदलता है। क्या, हाँ, तो इसी तरह से वो काम करता है। और इसमें ऊपर से ऐसे पानी गिरता है, वो पानी नीचे गिरता है, नीचे फिर ट्रे रहता है, वही पानी उठ करके बार बार उस पे गिरता है, वो ठंडा होता है। यानी वो वेपर से द्रव में बदलने के लिए ही होता है, क्योंकि वहां जब टेम्परेचर को माइनस में लेके जाना हो तो मतलब ज्यादा ठंडा करवाना है, और ज्यादा ठंडा करवाने का मतलब ज्यादा गर्मी को खींचना है, और ज्यादा गर्मी को खींचने के लिए ये पंखा के बस की बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा, पानी गिरा के ठंडा करवाना पड़ेगा। ये जो कंडेंसर होते हैं ना, इसीलिए तीन प्रकार के होते हैं। एक कंडेंसर होता है एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर, एयर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा इसमें होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर। और तीसरा होता है एवापोरेटिव कंडेंसर, एवापोरेटिव कंडेंसर, एवापोरेटिव कंडेंसर। ये तीन कंडेंसर होते हैं।
एयर कूल्ड का मतलब होता है हवा से काम करने वाला कंडेंसर, यानी ऐसा कंडेंसर जो हवा से काम कर जाए, यानी जिस पे चाहे पंखा लगाना हो चाहे ना लगाना हो, वातावरण की हवा से काम करे, वो एयर कूल्ड कंडेंसर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वाटर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड का मतलब क्या होता है, जो पानी से काम करने वाला कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर मतलब जो हवा से काम करने वाला कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर मतलब जो पानी से काम करने वाला कंडेंसर, और इवापोरेटिव कंडेंसर जो हवा और पानी दोनों से काम करने वाला कंडेंसर। मतलब एक ऐसा कंडेंसर है एयर कूल्ड जो हवा से केवल काम कर सकता है, वाटर कूल्ड का मतलब जो पानी से काम करना है, मतलब हवा और पानी दोनों कर सकता है। इवापोरेटिव कंडेंसर समझ रहे हैं, जैसे जनरेटर में भी होता है रेडी वाटर, पंखा भी वहीं चलता है, पानी भी उसी में भरा जाता है, वो इवापोरेटिव कंडेंसर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से देखिए, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर। ये जो एयर कूल्ड कंडेंसर है ये भी तीन प्रकार का है। एयर कूल्ड यानी हवा से काम करने वाला ही कंडेंसर तीन प्रकार का है। इसमें एक कंडेंसर होता है हमारा, जो ये कंडेंसर है इसको हम बोलते हैं वायर मेश कंडेंसर, वायर मेश कंडेंसर, वायर मेश कंडेंसर। और इसमें जो दूसरा हमारा होता है प्लेट टाइप कंडेंसर होता है, प्लेट टाइप कंडेंसर होता है। और तीसरा हमारा होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, फिन्स फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। मालूम पड़ जाएगा, अभी इसको आप समझेंगे तब। वायर मेश कंडेंसर ये जो है, ये वायर मेश कंडेंसर है जो फ्रिज में पड़ा होता है, लगा होता है, ऐसे ऐसे इसमें पतले पतले तार लगे होते हैं, जिसमें तार लगे हो, इन तार को हम वायर बोल सकते हैं, यानी इसलिए ये वायर मेश कंडेंसर है। प्लेट टाइप कंडेंसर में ये तार नहीं लगा होगा, एक प्लेट लगा होगा, उस प्लेट के ऊपर पाइपें घूमेंगे तो प्लेट टाइप कंडेंसर हो जाएगा। और फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर एसी में, डिफ्रीजर वगैरह में प्रयोग किया जाता है, उसमें फिन्स लगा होता है, पतली पतली ऐसे फिन्स की पत्तियां लगी होती हैं, वो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। मतलब देख के पहचान जाएंगे, उसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले एक बार देखेंगे जब तब। ठीक है, तो ये कंडेंसर हो गया। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप को पानी बनाना। ठीक है, कंडेंसर का कार्य यही होता है। यहां पर देखते हैं कंडेंसर के बारे में कुछ लिखा है। देखिए लिखा क्या है, फ्रिज के कंडेंसर का कार्य, कंडेंसर है फ्रिज में, कंडेंसर का कार्य वेपर रेफ्रिजरेंट को, रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, गैस, ठंडा करने वाली गैस, वेपर रेफ्रिजरेंट को द्रव में बदलना होता है। और इसमें गर्म रेफ्रिजरेंट आते हैं, यानी कंप्रेसर गैस को कंप्रेस्ड करके जब रगड़ता है तो वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म रेफ्रिजरेंट आते हैं और कूलिंग मीडियम के संपर्क में, यानी इसके संपर्क में आने से द्रव रूप में बदल जाते हैं, यानी वेपर से द्रव में बदल जाते हैं। और इसमें रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई होता है, गैस का दबाव ज्यादा होता है, अर्थात कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना होता है। इसमें रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई होता है, का मतलब समझ रहे हैं, कंडेंसर के बाद लगता है फिल्टर, और फिल्टर के बाद लगती है कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है, उसमें पूरी गैस जा नहीं पाती है, आगे से गैस रोकने वाला हो। समझिए ये रास्ता भले हाईवे हो, लेकिन 2 किलोमीटर बाद एक पतली सी खड़ंजा हो तो इधर जाम तो रहेगा ना, क्योंकि जितने लोग इस पे जा सकते हैं वो लोग वहां नहीं जा पा रहे, वहां थोड़े थोड़े करके जा रहे हैं, तो पीछे जाम तो लगेगा ना लंबी दूरी तक। उसी तरह से ये कंडेंसर है, कंडेंसर के आगे जो फिल्टर के बाद कैपिलरी है वो पतली पाइप है, और वहां पर जाम लग गया है, वहां पे गैस थोड़ी थोड़ी करके आगे जा रही है, इसलिए इसमें हाई प्रेशर भी होता है, और कंप्रेसर के तुरंत बाद भी है, इसलिए भी इसमें हाई प्रेशर होता है। तो देखिए गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलता है। और फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर वायर मेश कंडेंसर होता है, मतलब ऐसे पतले पतले तार लगे हुए हैं ना, इसे वायर मेश कंडेंसर बोलते हैं। ये कंडेंसर के अंदर में देखेंगे ना, अगर ये जो लाइनें हैं उसको गिनेंगे तो लगभग ये लाइन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन दिख रही है ना, लगभग 16 लाइन या 18 लाइन के कंडेंसर हम अधिक प्रयोग करते हैं, यानी 16 लाइन का कंडेंसर, 18 लाइन का कंडेंसर ऐसे फ्रिजों में प्रयोग किया जाता है। जब हम कंडेंसर किसी के फ्रिज का बदलने जाते हैं तो इन लाइनों को गिन करके जाते हैं कि हमें इतने लाइन का कंडेंसर उसमें लगाना है। एक आध लाइन कम या ज्यादा हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस यही है कि उसकी फ्रिज में बराबर बैठने की बात है, कि अगर बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो छोटा पड़ने लगेगा, ये दिक्कत इसमें आएगी। ठीक है, हाँ हाँ, ये फ्रिज का कंडेंसर लोहे का बना होता है। हाँ, फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंडेंसर लोहे का है, बाकी सब में से लोहा हटाया जा रहा है धीरे धीरे। फ्रिज का कंडेंसर अगर लोहे का जिस दिन नहीं रहा, एल्युमिनियम या कॉपर का लगा दिया गया, तो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्टर को भी हटाया जा सकता है। फिल्टर कॉपर का होता है, फिल्टर का कार्य होता है कचड़े को छानना, शुद्ध करना। कंडेंसर के तुरंत बाद फिल्टर लगाया जाता है, कारण यही है, ये कंडेंसर है एक तो लोहे का,
दूसरा काम इसका वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाना, यानी इस लोहे में पानी घूम रहा है, और अगर लोहे में पानी घूमेगा तो जंग लगेगी, जंग लगेगी झड़ करके जाएगी, और फिल्टर के बाद अगला पार्ट है कैपिलरी ट्यूब। एक कचरा भी अगर थोड़ा सा चला गया तो वो जाम हो जाएगा, इसलिए गैस का बहाव रुक जाएगा। इसलिए कंडेंसर के तुरंत बाद फिल्टर, और फिल्टर के बाद कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। ये कंडेंसर फ्रिज में जो अभी आ रहा है ये लोहे का ही आ रहा है, और अंडरग्राउंड कंडेंसर जो आ रहे हैं इस समय एल्युमिनियम के भी आ रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, ये लाइनें ये गिन करके हम ले आते हैं। क्या? हाँ, चेंज, सारे पार्ट चेंज होते हैं फ्रिज के। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, एवापोरेटर, ये सारे भाग चेंज हो जाते हैं। नहीं नहीं, उल्टा नहीं। देखो, गैस को किसी भी सिस्टम में, एसी में जोड़ रहे हो, फ्रिज में जोड़ रहे हो, ध्यान ये देना है कि गैस हमेशा ऊपर से घूमते हुए नीचे आनी चाहिए, नीचे से घूमते हुए ऊपर नहीं जाना है। गैस ऊपर से घूमते हुए नीचे आना चाहिए, क्योंकि गैस में जो भी दबाव है एक ही बार पड़े, उसके बाद वो रिलैक्स तरीके से आराम से घूमते हुए नीचे आए। ये एसी में भी नियम लागू होता है, फ्रिज में भी होता है, वाटर कूलर में, सब जगह यही होता है कि गैस ऊपर से घूमते हुए नीचे आनी चाहिए। हाँ? सब में ये अंदर होता है, उसको हवा कैसे लगती है? अंदर अगर होगा तो उसकी बॉडी पे जो हवा लगती है उतने से ही काम कर लेता है। देखेंगे फ्रिज की बॉडी वगैरह पे लिखा रहता है कि फ्रिज को कभी दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसी कंडेंसर के कारण, क्योंकि ये कंडेंसर है जिसमें अंदर ग्राउंड कर दिया गया, उसमें पीछे की बजाय साइड में भी कंडेंसर है। साइड साइड वाली बॉडी जो कलर है, जो बढ़िया से आपको रेड कलर या ब्लैक कलर, जिस कलर की आपके फ्रिज है वैसा दिखाई दे रहा है, उसमें भी है। उसके भी बॉडी पे देखेंगे लिखा रहेगा कि फ्रिज की बॉडी गर्म हो सकती है, ये कोई खराबी नहीं है, ये मॉइस्चर सोखने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है। उस पे स्टिकर लिखा होता है कि ये फ्रिज की अगर बॉडी कभी गर्म हो रही हो साइड से तो घबराने की बात नहीं है। कारण यह है कि कंडेंसर ही वही किया गया, कंडेंसर आप छू रहे हैं, मतलब आपको नहीं पता चल रहा अंदर कंडेंसर, ऊपर की बॉडी छू रहे हैं इसलिए वो गर्म है। तो ऐसा बता दिया जाता पहले कि फ्रिज की बॉडी गर्म हो सकती है, कोई खराबी नहीं है, ये मॉइस्चर सोखने के लिए ऐसा डिजाइन किया गया। मॉइस्चर का मतलब नमी, यानी फ्रिज की बॉडी पे नमी वगैरह भी ना आए तो उसको सोख भी जाएगा और ठंडा भी होगा, वातावरण का भी काम करेगा। और साइड में लगा देने का फायदा यह भी हुआ कि अगर सटा भी देते हैं दीवार में तो भी कोई बात नहीं, साइड में तो जगह मिल जाएगी उसको, इसलिए बढ़िया कूलिंग करेगा। ये कंडेंसर है। कंडेंसर का कार्य क्या होता है? गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी कि भाप को पानी बनाना। ठीक है, कंडेंसर के बाद अगला पार्ट हमारा होगा फिल्टर। कंडेंसर के बाद अगला पार्ट हमारा होगा फिल्टर। फिल्टर को समझते हैं। जैसे देखिए, फिल्टर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है फिल्टर। फिल्टर का मतलब कुछ फिल्टर करता होगा, शुद्ध करता होगा, छानता होगा। फिल्टर देखिए, देखने में कुछ इस तरह का है, कल देखे ही थे आपने तो। इसमें एक साइड में पाइप पतली होती है और एक साइड में चौड़ी जगह होती है। जिधर पतली होती है पहचान है कि इधर आउटपुट है, इधर कैपिलरी ट्यूब जोड़ना है। जिधर मोटी है वो कंडेंसर की साइड है, ये उल्टा जोड़ नहीं पाएंगे। मतलब ये मत सोचे कि कभी उल्टा हो गया तो, वैसे उल्टा हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जुड़ेगा ही नहीं उल्टा, क्योंकि कैपिलरी की जगह में कैपिलरी ही जाएगी ना, और कंडेंसर की जगह में कंडेंसर जाएगा। इस तरह का देखने में फिल्टर होता है, और इसमें आगे और पीछे दोनों साइड में ऐसे जाली बनी होती है, ऐसे जाली होती है जो रेफ्रिजरेंट को छानने का काम करता है। ऐसे दो जालियां होती है, इस तरह से इसमें जाली होती है, और जाली, दो जालियों के बीच में इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। ऐसे कुछ गोलियां होती हैं जो हमारे सरसों जो होता है उसी के जैसा छोटी छोटी दाने दाने सा होती है, छोटी छोटी गोलियां, सिलिकॉन की गोलियां होती है। इन गोलियों का कार्य होता है नमी को अवशोषित करना। नमी का मतलब, अगर फ्रिज में हम गैस चार्ज कर रहे हैं और वातावरण की नमी थोड़ी बहुत रह गई हो तो ये उस नमी को सोख लेगा। अवशोषित करने का मतलब सोखना होता है। अगर वो नमी ना सोखे और वो नमी आगे बढ़ जाए और कैपिलरी में जाकर के कहीं हो सकता है कि ठंडी हो जाए और वहीं जाम हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। बर्फ बन जाएगी तो कैपिलरी ट्यूब जाम हो सकती है, इसलिए ठीक उसके पहले ये फिल्टर, और फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां जो नमी को अवशोषित करती है, यानी मॉइस्चर को सोखने का काम करती है। फिल्टर है ये। फिल्टर के दोनों साइड में जाली लगी होती है। इसको अगर ऐसे बजाते हैं तो सुनाई देता है कि हाँ इसमें सिलिकॉन की गोलियां हैं। ये बिना सिलिकॉन की गोलियों वाला भी फिल्टर आता है जो सस्ता होता है, यानी अगर जिसमें सिलिकॉन की गोलियां नहीं है वो 10 रुपया सस्ता हो जाता है, और जिसमें सिलिकॉन की गोलियां हैं वो 10 रुपया महंगा हो जाता है। इस तरह से ये फिल्टर है। ये जो फिल्टर है देखने में इसी तरह का होगा। फिल्टर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इस फिल्टर का नाम है ड्रायर फिल्टर। इस फिल्टर का नाम है ड्रायर फिल्टर। दूसरा जो फिल्टर है वो है स्टेनर फिल्टर। दूसरा फिल्टर स्टेनर फिल्टर, और तीसरा फिल्टर है माइक्रो स्टेनर फिल्टर। तीसरा फिल्टर है माइक्रो स्टेनर फिल्टर।
माइक्रो स्टेनर फिल्टर, तीसरा फिल्टर। ये फिल्टर है, ये तीन प्रकार के होते हैं। जो ड्रायर फिल्टर है ये हमारे फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, जो स्टेनर फिल्टर है वो हमारे एसी में प्रयोग किया जाता है, और जो माइक्रो स्टेनर फिल्टर है ये वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में प्रयोग किया जाता है। वाटर कूलर डीप फ्रीजर में प्रयोग किया। और अगर किसी फिल्टर के बदले कोई और फिल्टर किसी में लगा भी दे तो क्या नहीं ठंडा करेगी? करेगी, कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में एसी में से फिल्टर ही हटा दिया गया है। अब एसी में फिल्टर नहीं लगता है। फिल्टर लगाने का मतलब होता है, फिल्टर क्यों लगाया जाता है? सिर्फ सुरक्षा के उद्देश्य से, ताकि कचरा आगे ना बढ़े, कैपिलरी ट्यूब को जाम ना करे। एसी के अंदर कंडेंसर जो होता है वो या तो कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम का होता है, लोहे का बिल्कुल भी नहीं होता। अगर लोहे का नहीं है तो फिर उसमें कचरा होने का चांस नहीं होता। चांस या नहीं होता है बोले, या बोले बहुत कम होता है। और जब कचरा होने का चांस ना हो तो यह फिल्टर नहीं भी रहेगा तो भी काम करेगा। यानी इस फिल्टर का होना जरूरी नहीं है। ये फिल्टर महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। यानी बाकी के जो चार पार्ट है वो जरूरी है, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब आगे और इवापोरेटर, ये चारों जरूरी है। ये फिल्टर जरूरी भाग नहीं है। फिल्टर का काम सिर्फ इतना है, उसको शुद्ध करना। जैसे बाइक चलाते हैं ना, तो बिना हेलमेट के चलाए तो भी बाइक चलेगी, लेकिन पेट्रोल जरूरी है उसमें ना। मतलब हेलमेट क्या है? सिर्फ एक सुरक्षा के लिए। उसी तरह से ये फिल्टर भी सिर्फ सुरक्षा के लिए लगाया गया। मतलब इसका काम क्या है? केवल सुरक्षा देना, ताकि कचरा आगे ना पहुंचे। वैसे फिल्टर का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना, यानी और उसके अंदर की नमी को अवशोषित करना। इसमें कुछ गोलियां होती हैं, कौन सी? सिलिकॉन की, जिसका कार्य होता है नमी को अवशोषित करना। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं फिल्टर के बारे में भी कुछ लिखा होगा इसमें। देखिए वही चीज है इसमें। फिल्टर में क्या लिखा है? फ्रिज में प्रयोग होने वाला फिल्टर ड्रायर फिल्टर होता है। ड्रायर फिल्टर होता है जिसका कार्य रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना होता है। इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, और यह कॉपर का बना होता है। ठीक है, फिल्टर का कार्य रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना होता है। इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं। फिल्टर के बाद अगला पार्ट हमारा आता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब होती है एक पतली सी पाइप, यह है कैपिलरी ट्यूब। हमारे पेन के सिक्के की मोटाई के बराबर इसकी मोटाई होती है। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इसका कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। मतलब जब गैस यहां से जा रही होती है ना तो बड़ी तेजी से होती है, लेकिन ये गैस को इतना लंबे समय तक कंट्रोल करता है कि गैस जब यहां से निकलती है तो कंट्रोल हो जाती है। इसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करके प्रेशर को बढ़ाती है। रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करके प्रेशर को बढ़ाती है। का मतलब क्या हुआ? गैस जितनी जानी थी उतना नहीं जा रही, यानी उसको कम करके थोड़ा प्रेशर को बढ़ा के भेजती। देखिए एक चीज और है, कैपिलरी ट्यूब में ऐसा भी डाउट रहता है लोगों को कि ये पतली पाइप है। अगर कोई मोटर है, टुल्लू पंप मोटर, समरसेबल मोटर, अगर उसकी पाइप है, उसमें से अंदर से पानी ज्यादा आ रहा था, आगे चल के उसके मुंह को दबा लिया जाए तो प्रेशर बढ़ता है कि घटता है? उस समय बढ़ता है ना। लेकिन इसमें प्रेशर कंट्रोल क्यों होता है? जब पीछे गैस ज्यादा थी, क्योंकि कंडेंसर था, का फिल्टर था। फिर यहां कंट्रोल क्यों होता है? इसका कारण यह है ना, ये शुरू से ही गैस को कम लेता है। मतलब अगर समरसेबल पाइप का जो शुरू वाला मुंह है वो भी पतला किया जाए, लास्ट वाला भी पतला किया जाए, तो प्रेशर कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? पूरी पाइप ही जड़ से पतली लगा दिया जाए तो प्रेशर कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? तब थोड़ा कम गैस आएगी ना जितनी आनी थी। तो इस प्रकार से प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। फ्रिज में प्रयोग होने वाली जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 12 फीट होती है। अब समझिए 8 से 12 फीट, 4 फीट की तो फ्रिज होती है, 4.5 फीट 5 फीट की, 12 फीट की कैपिलरी लगी है, यानी उसका दोगुना से भी ज्यादा। इतनी लंबी कैपिलरी ट्यूब उसमें लगी होती है। और कैपिलरी ट्यूब हमेशा लंबी लगाई जाती है। ये एक पहले तो नाप करके मिलती थी, मार्केट में खरीद के लाना पड़ता था, 10 फीट की, 12 फीट की। अब ये ऐसा आती है, पैकेट आती है, वो पूरा पैकेट ही एक ठे में लग जाती है, एक पैकेट एक में लग जाएगी। तो इस तरह से होती है कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब की जो लंबाई होती है फ्रिज में वो 8 से 12 फीट होती है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है, यानी इसकी जो मोटाई होती है, इस समय जो प्रयोग कर रहे हैं 0.031 या फिर 0.036 इंच, ये कैपिलरी ट्यूब प्रयोग कर रहे हैं। ये फ्रिज का भी है। ठीक है, तो ये कैपिलरी ट्यूब की साइज है।
और ये कैपिलरी ट्यूब की लंबाई है। कितनी लंबी कैपिलरी ट्यूब लगती है फ्रिज में? 8 से 12 फीट। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना, यही होता है। गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना, ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब, अच्छा इसमें देखते हैं कि लिखा क्या क्या है कैपिलरी ट्यूब के बारे में। ये कैपिलरी ट्यूब है और इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, फ्रिज के अंदर कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह एक पतली सी पाइप होती है जिसका व्यास बहुत कम होने के कारण यह प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर लेती है और यह कापर की बनी होती है, ये कापर की बनी होती है। ठीक है, ये होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बाद अगला जो पार्ट होता है हमारा वो है एवापोरेटर। देखने में देखिए ऐसा एवापोरेटर दिख रहा है, इस तरह का होता है एवापोरेटर। और एवापोरेटर का कार्य होता है ठंडा करना। सबसे महत्वपूर्ण भाग है यही, ठंडा करना। महत्वपूर्ण भाग तो वैसे कंप्रेसर है, लेकिन जो ठंडा करता है, जो हमें रिजल्ट देता है वो यही है। ये है एवापोरेटर। जैसे समझिए इस तरह का, मान लीजिए ये एवापोरेटर है, इसमें ऐसे पाइपें होती हैं, इसमें भी गैस घूमती है इस तरह से, इसमें भी ऐसे गैस घूमती है, तभी तो एक साइड से इन और दूसरी साइड से आउट करवा लिया जाता है। इस तरह से होता है एवापोरेटर। एवापोरेटर का कार्य है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। यानी कोई वस्तु, वस्तु का मतलब कोई सामान, या कोई स्थान यानी कि कोई जगह, वहां की गर्मी को खींच के वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव यानी ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाएगी, यानी जो भी चीज होती है वो ठंडी हो जाती है। ये अभी एल्युमिनियम का बना होता है। इसमें अगर लीकेज हो जाए तो हम इसको जोड़ नहीं पाते हैं, वेल्डिंग नहीं करते हैं। इसको चिपकाने के लिए केमिकल आता है जो बहुत तरीके से सक्सेस नहीं है, यानी अगर ये लीकेज हो जाए तो इसे बदल देना ज्यादा बेटर है। एवापोरेटर, एवापोरेटर का कार्य क्या होता है? ठंडा करना। पूरी फ्रिज में केवल यही ठंडा करता है। देखिए इसी को फ्रीजर के नाम से भी जाना जाता है, कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस तरह से फ्रिज है, सबसे ऊपर ये एवापोरेटर होता है जिसको लोग फ्रीजर बोलते हैं, नीचे इसी तरह से बाकी के खाने बने होते हैं, रैक होते हैं हमारे। अब ये जो ऊपर वाला सिर्फ वो ठंडा होता है। आप जानते हैं, अभी तक जानते होंगे कि हाँ इसमें बर्फ पिघलाने के, बर्फ जमाने के लिए कोई चीज बर्फ जमाना हो तो हम इसमें रखते हैं, लेकिन ठंडा सिर्फ यही होता है। ये नीचे के कुछ भी ठंडा नहीं होते। हाँ उसकी कूलिंग की वजह से यहां तक ठंडा हो जाते हैं। जैसे जैसे समझिए अगर ये ठंडा और दरवाजा बंद है तो उसकी कूलिंग बाकी की कहां जाएगी? उसी में ना फैलेगी। जैसा ये कोई रूम है, अगर रूम में कोने में आग जला दिया जाए तो गर्मी हर जगह होगी ना। उसी तरह से अगर ये ठंडा होता है तो उसकी वजह से ये सब ठंडा होते हैं। मतलब ऐसे समझिए ये सिर्फ एक ही है जो परिवार में कमाने वाला, ये सब खाली खाने वाले सब उसके सहायता से चल रहे हैं। मतलब मेन जो है वो सिर्फ एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल। ठंडा सिर्फ वही होता है और कुछ ठंडा नहीं होता। हाँ उसकी वजह से बाकी सब ठंडा हो जाए वो अलग बात। तो ठंडा क्या होता है? एवापोरेटर। फ्रिज में ठंडा करने वाला जो भाग होता है वो एवापोरेटर होता है। और एवापोरेटर के बारे में भी देखिए इसमें क्या लिखा है, फ्रिज में प्रयोग होने वाला एवापोरेटर प्लेट टाइप एवापोरेटर या कॉइल टाइप एवापोरेटर होता है। ये उसके टाइप की बात है, प्रकार की बात है, जिसका कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। यह कॉपर, एल्युमिनियम या फिर स्टील का बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एवापोरेटर। एवापोरेटर के बाद समझते हैं, देखिए फ्रिज का जो, हाँ बोलिए। एवापोरेटर की साइज अलग अलग आती है। अब ये कंपनी के हिसाब से भी आती है। जैसे आप अगर एवापोरेटर खरीदने जाते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमारी एलजी की फ्रिज है, 190 लीटर की फ्रिज है, उसका एवापोरेटर चाहिए, ऐसे बोलना पड़ेगा। यानी उसकी साइज भी बोलना पड़ेगा और कंपनी भी बोलना पड़ेगा। दोनों बोलेंगे तभी जाकर के एवापोरेटर मिले। साइज यानी किस कंपनी की फ्रिज है और कितने लीटर की फ्रिज है, दोनों बातें नहीं समझ में आता तो इस एवापोरेटर को लेके जाइए, नहीं तो इसकी साइज को नाप के रखिए। ये देखिए ये एल्युमिनियम के है एवापोरेटर, लेकिन लास्ट में जहां हमें पाइप जोड़ना है कंपनी वहां कॉपर लगा के देती है। तो हमारा जो वेल्डिंग होगा वो कॉपर के साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ नहीं होगा। कंपनी आगे कॉपर लगा के देती है, चाहे वो एवापोरेटर हो। कंडेंसर भी लोहे का होता है ना, कंपनी कंडेंसर में भी शुरू में कॉपर लगा के देती है, उसमें हम जोड़ सकते हैं आराम से। लेकिन फिर भी अगर कॉपर और लोहा भी जोड़ना पड़े तो हमारे पास फ्लक्स पाउडर होता है, हम जोड़ सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं जोड़ पाते हैं। अगर इसको गर्म करते हैं तो ये छूट जाता है। जैसे जानते क्या होता है, एवापोरेटर अगर एल्युमिनियम का है और अगर हम उसको वेल्डिंग गन से गर्म करें और ब्रिजिंग रॉड को जितना बड़ा सुराख था जैसे ही टच करवाएंगे तो जितना दूर टच करवा देंगे उतना बड़ा पूरा सुराख बना देगा, यानी वो सुराख और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये एवापोरेटर है। एवापोरेटर के बाद कंप्लीट हमारा ये पांचों मैकेनिकल भाग हैं। अब इनको समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये पांचों मैकेनिकल भाग हैं और पांचों मैकेनिकल भागों का ये डायग्राम एक है।
इस तरह का ये मैकेनिकल भाग है। रुकिए, हम इसको अपना हम लोग बनाते हैं। इसमें है क्या, सबसे पहले मैकेनिकल भाग में क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कंप्रेसर में कितनी लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं। कौन कौन सी, सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के कहां जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाना। कंडेंसर किस धातु का बना होता है, लोहे का बना होता है। कंडेंसर के बाद क्या लगता है, फिल्टर। फिल्टर का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। इसमें कुछ गोलियां भी होती हैं सिलिकॉन की, उसका काम क्या होता है, नमी को अवशोषित करना यानी सोखना। फिल्टर के बाद क्या लगता है, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस कहां जाती है, एवापोरेटर में। और एवापोरेटर के बाद गैस कहां जाती है, सक्शन लाइन में, वापस से आ जाती है सक्शन लाइन में। अब समझिए, ये मैकेनिकल भाग है। कंप्रेसर है, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलेगी, या डिस्चार्ज लाइन है ना, यहां से गैस निकलेगी और जाएगी कहां, कंडेंसर में। कंडेंसर में जाएगी तो कंडेंसर क्या करेगा, गैस के साथ घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाएगा। कंडेंसर जब वेपर से द्रव में बदलेगा उसके बाद गैस कहां जाएगी, फिल्टर में। फिल्टर क्या करेगा, उसको छानकर शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा, इसमें सिलिकॉन की गोलियां हैं जो नमी को अवशोषित भी कर लेंगी। छानने के बाद गैस कहां जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर फिल्टर में, फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां हैं जो नमी को अवशोषित कर लेंगे, तो ये मत सोचना कि ये गैस को वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना रहा है और ये उस पानी को सोख लेगा, ऐसा नहीं है। ये बाहर के वातावरण वाली नमी का अगर वो नमी है तो उसको सोखेगा। ये जो गैस वाली नमी है ये उसको नहीं सोखेगा। केवल वातावरण की नमी चली गई हो जो नुकसान कर सकती है, ये केवल उसको सोख पाता है। ठीक है, तो ये फिल्टर है जो रेफ्रिजरेंट को छाने कर शुद्ध करेगा और नमी को अवशोषित कर लेगा। उसके बाद गैस कहां जाएगी, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करेगा यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलेगा। कैपिलरी ट्यूब की लंबाई कितनी है, 8 से 12 किलोमीटर है ना। अच्छा, फीट, हाँ 8 से 12 फीट। और इसका व्यास 0.031 और 0.036, ये फ्रिज के लिए है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करेगी। उसके बाद गैस कहां जाएगी, एवापोरेटर में। एवापोरेटर का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और फिर से गैस आएगी सक्शन लाइन में। अब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है, जब कंडेंसर में जाती है, तो ये वेपर से द्रव यानी भाप को पानी बनाता है। यानी कि कंडेंसर के आउटपुट में पानी जाता है, कंडेंसर के बाद फिल्टर में जाता है तो भी पानी है, कैपिलरी में ट्यूब में जाता है तो भी पानी है। जब एवापोरेटर में जाता है तो एवापोरेटर कहीं की गर्मी को खींच लेता है, और जब गर्मी को खींचता है तो वो पानी गर्म होता है, और वो पानी गर्म होता है तो पानी को गर्म करने पे क्या बनता है, भाप। और वो भाप बनता है और भाप बन करके सक्शन लाइन में वापस आता है, तो यानी यहां से आएगा भाप और फिर ये भाप को पानी बनाएगा, ये पानी को भाप बनाएगा, ये भाप को पानी बनाएगा, पानी को भाप बनाएगा। यही क्रिया हमेशा चलती रहती। क्लियर है, ये फ्रिज के मैकेनिकल भाग हैं। मैकेनिकल का मतलब जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। अब इस चित्र को देखते हैं। हाँ, हाँ नाप के डाला जाता है, 100-200 ग्राम के आसपास पड़ता है। हाँ, क्या, हाँ खींचता भी है, उतने प्रेशर से इधर से खींच रहा है उधर से फेंक रहा है, दोनों काम करता है। कंप्रेसर में तेल केवल भरा जाता है, चार्जिंग लाइन से डाल सकते हैं। हाँ, चार्जिंग लाइन या सक्शन लाइन दोनों एक ही होती है। तेल डालने का तरीका हमारा ये भी होता है, चार्जिंग लाइन में अगर हम सिरिंज से लेकर के ऐसे डालें तो भी डाल सकते हैं। चार्जिंग लाइन में एनआरबी लगा हुआ है, पाइप लगा करके और कंप्रेसर को चालू कर दे, सक्शन को बंद कर दे, पाइप को तेल में डुबो दे तो भी ये हवा के साथ पानी को खींच लेगा, तेल को खींच लेगा, हवा नहीं पाएगा तो। हाँ बताया तो, इसका 100 ग्राम के आसपास इसमें तेल भरा जाता है
और या तो फिर जितना इसमें से तेल निकालें उतना इसमें वापस भर दिया जाता है, और तेल भरने की जरूरत इतना जल्दी नहीं पड़ती है। मतलब जैसे गाड़ी है 2000 किलोमीटर चला लिया तो तेल मोबिल पर डलवाना है, इसमें ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड है, ये बहुत दिनों तक चलता है। क्या तेल इसमें सिर्फ पंपिंग वगैरह के लिए होता है, तेल कम हो जाए या खत्म हो जाए तो कैसे पता चलेगा, तो इसका मोटर गर्म होने लगता है, जैसे इंजन गर्म होने लगता है वैसे कंप्रेसर गर्म होने लगता है, बार बार ट्रिप करने लगता है या फिर डिस्चार्ज लाइन से तेल फेंकने लगता है, ये होता है। कंप्रेसर को खोल सकते नहीं है हम, केवल तेल ही निकाल के इसका बदल सकते हैं। रेफ्रिजरेंट ऑयल, तेल का नाम क्या है? रेफ्रिजरेंट ऑयल। हाँ, साथ तेल इसमें रहता है नीचे और गैस इसमें ऊपर उड़ती रहती है, तो इसीलिए जो तेल लेते हैं वो गैस के नाम से लेते हैं। जैसे R134 वाला रेफ्रिजरेंट ऑयल चाहिए, R600 का रेफ्रिजरेंट ऑयल चाहिए, R22 के लिए चाहिए, यानी जो गैस का नंबर है वो बताना होता है तेल खरीदने के लिए। ठीक है, बीच में लगा है, हाँ, चोक हो गया है, कुछ भी चोक हो गया तो वो तो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमें उसको निकालना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और अगर कुछ भी काट करके हम निकालते हैं तो गैस भी भरना पड़ेगा। मालूम पड़ेगा, चोक होने के बहुत सारे पहचान है, बहुत पहचान भी है और उनसे बचने के उपाय भी हैं, हम उसको समझेंगे। अभी मैकेनिकल भागों को केवल देख रहे हैं, चोक क्या होता है अभी वो भी समझना बाकी है कि चोक ही क्या है। जैसे आपने नाम तो ले लिया, बहुत सारे लोग चोक को नाम ही नहीं जानते होंगे। अभी देखिए इसके मैकेनिकल सिस्टम को अभी समझिए। मैकेनिकल सिस्टम में देखिए कंप्रेसर, कंप्रेसर का कार्य क्या है, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, गैस निकल के जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर गैस को वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाती है, उसके बाद जाता है फिल्टर, फिल्टर छान करके शुद्ध करता है, कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसमें देखिए व्यास क्या लिखा है, 0.22, 23 और 36, ये 22 और 23 अब नहीं प्रयोग किया जाता, ये पहले का है, और 36 और ये एवापोरेटर, एवापोरेटर का कार्य ठंडा करना, फिर से गैस आ जाती है इसी में। कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, एवापोरेटर, याद हो गए ये पांचों मैकेनिकल भाग, पांचों कैसे काम करते हैं। नहीं बदलेगा तो कंप्रेसर के पास आएगा, कंप्रेसर भी उसको कंप्रेस्ड करके बदलता है ना, जितना यहां बदला उतना वहां बदलेगा, नहीं तो आकर के यहां बदलेगा, लेकिन वो बदल देगा, उसका नियम है, उसका काम ही है पूरा का पूरा बदलना, उसके साइज के हिसाब से उसको बनाया गया है कि उतनी दूर में वो बदल सके, इसलिए वो बदल देता है। अब अगर हम इसी को कहें कंडेंसर ही वेपर से द्रव में नहीं बदला तो नहीं बदला, तो अब इसको बदलो कि क्यों नहीं बदला है, दूसरा लगा दीजिए फिर बदलेगा। कंप्रेसर इस सक्शन लाइन से हवा को डिस्चार्ज लाइन से नहीं फेंक रहा है तो दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, फिल्टर नहीं छान रहा है तो दूसरा फिल्टर लगाएंगे। ये कितने के साथ देखता है, इसका मात्रक नहीं है, हम उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी पंपिंग सही है कि नहीं सही है, वो कंप्रेसर की चेकिंग में समझेंगे। आगे हमारी चेकिंग होती है हर एक पार्ट की, कंप्रेसर की चेकिंग, वो इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग में इसको हम समझते हैं। और कंप्रेसर को कंफर्म करने के लिए सही है कि नहीं हम 5 स्टेप में समझते हैं। पहले इसकी बाइंडिंग टेस्ट, दूसरा इसका जो पंपिंग टेस्ट है, बॉडी अर्थ टेस्ट है, ऑयल टेस्ट है, और कई सारे इसमें 5 चेकिंग है कुल मिलाकर के कंप्रेसर को कंफर्म करने के लिए वो सही है कि नहीं सही है। और हाँ, सब मालूम पड़ेगा, कुछ भी खराब हो जाए, जैसे अगर सर में कुछ चोट लग जाए तो नहीं मालूम पड़ता है, इवापोरेटर खराब हो जाएगा तो ठंडा नहीं करेगा, सबका पता चलेगा, सबका, सारे पार्टों की हम चेकिंग समझेंगे। और मैकेनिकल भागों में कौन बड़ी बात, आप क्लैंप मीटर लगा के चेक कर लेंगे कि इवापोरेटर खराब है, लगाएंगे क्लैंप मीटर पता चलेगा इवापोरेटर, एम्पियर डाउन जाएगा वहां पे। फ्रिज में तो कुछ है ही नहीं, गैस, गैस नहीं है का मतलब लीक है, नहीं है तो प्रेशर भरेंगे, आगे कई सारी प्रक्रिया बाकी है ना। अभी अभी हम मैकेनिकल भागों को एक दिन देख रहे हैं, अभी सिर्फ ये समझना है कि ये काम क्या करता है और कैसे करता है, खराब है तो कैसे बनाएंगे वो अभी आगे समझेंगे, तो वो समय लगेगा ना, थोड़ा धैर्य रखो, अभी इसको तो पहले क्लियर करो, या तो ये आ गया तो फिर तुरंत आगे बढ़ना चाहते हो, अगर इतना तेज समझ लेंगे तो फिर आज के आज फ्रिज खत्म हो जाएगी, तो एक दिन में नहीं ना खत्म होना चाहिए। कंप्रेसर में ही गैस नहीं रहती, गैस हर जगह रहती है, अब भरी भरी जाती है चार्जिंग लाइन से, यहीं से जाती है अंदर, लेकिन ये बाकी जगहों पे भी रहती है। जैसे अगर हमारे पास कोई गुब्बारा है और इसका मुंह यहाँ है तो हवा यहां से फूकेंगे तो क्या खाली यहीं रहेगी, भाई पूरा भराएगी ना, तो ये पूरा जब पाइप एक ही पाइप है तो हर जगह हवा है, आप गुब्बारे में यहां लीक करेंगे तो भी गुब्बारा फूट जाएगा ना, इधर करेंगे तो भी गुब्बारा फूटेगा ना, उसी तरह से इसमें भी अगर यहां लीक कर दे या यहां लीक कर दे या यहां लीक कर दे, हवा उड़ जाएगी, कहीं भी लीक हो जाएगा हवा उड़ जाएगी, हवा पूरी पाइपों में है,
लीकेज कहीं भी हुआ तो हवा उड़ जाएगी। और कुछ? कंप्रेसर वाला सब गैस लीक कहीं भी करेगा तो गैस पूरी खत्म होगी, खाली कंप्रेसर का नहीं, कंप्रेसर की बॉडी नहीं लीक करती है, कंप्रेसर की पाइप लीक करती है, बॉडी नहीं लीक करती। कहीं भी लीक होगा सब खत्म हो जाएगा। गुब्बारे में यहां सुराख करेंगे तो क्या ईंधन की गैस बची रहेगी आधा दूर की? पूरा निकलेगी ना। ये पूरा एक ही है, सभी पाइपें एक दूसरे से जुड़ी है, कहीं भी लीक होगा तो हवा उड़ जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिक में भी दिक्कत होती है, रिले वेल्वे भी खराब होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में समझ पाएंगे। वो केवल क्वाइल टाइप ऑपरेटर के साथ होता है। क्वाइल टाइप एवापोरेटर का साथ मतलब जो प्लेट टाइप नहीं है। और वो एवापोरेटर फ्रिज में जो था सन 2000 से पहले ही था, और सिंगल डोर में, डबल डोर में अभी भी आता है एक्यूमुलेटर। तो अभी हम सिंगल डोर पढ़ रहे हैं। हाँ, समस्या समाधान आगे समझ लेंगे, पहले सभी पार्टों को समझ तो लें कि है क्या क्या इसमें। लाइट आ रही है और नहीं चल रहा है, हो सकता है कंप्रेसर है ना चल रहा है, हो सकता है वहां तक पावर ना पहुंच रहे हो, तो पावर कहाँ कहाँ से होके वहां पहुंचती है, पहले ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। कुछ पार्ट है जिनसे हो के लाइट वहां तक पहुंचती है, तो आप पहले ये जानें कहाँ से पहुंचती है, तो आप अपने आप जान जाएंगे अगर वो नहीं चल रहा है तो इन रास्तों में कोई दिक्कत होगी। जैसे यहां से लेकर के कोई वहां दिल्ली तक नहीं जा पा रहा है तो रास्ते में कहीं दिक्कत होगी, तभी ना नहीं जा पा रहा है। रास्ता कहीं टूटा होगा, कोई कनेक्शन टूटा होगा, आपको अगर ये पता हो, पहले ये पता होना चाहिए वो किस रास्ते से जाता है, तभी तो उस रास्ते को चेक करेंगे। अब अगर गैस से रिलेटेड समस्या आ रही है तो आप इनके रास्ते को समझ रहे हैं कि हाँ कंप्रेसर है, अच्छा इसके बाद कंडेंसर होता है, फिल्टर होता है, कैपिलरी होता है, इवापोरेटर होता है, यानी अगर गैस नहीं है तो इनमें से कहीं से लीकेज हो गया होगा। लीकेज किसमें है वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं कंप्रेसर में है कि कंडेंसर में, फिल्टर में कि इवापोरेटर में, कहाँ है, किसी पाइप में है। कहीं भी लीकेज हो सकता है, ज्यादातर लीकेज जोड़ों पे होता है। जोड़ का मतलब कहाँ कहाँ होता है, जहां बेल्डिंग होता है, जैसे एक बेल्डिंग हमारा यहाँ होता है, एक बेल्डिंग यहाँ भी होता है, यहाँ भी बेल्डिंग है, यहाँ भी बेल्डिंग है, ये बेल्डिंग है, ये बेल्डिंग है, हमारे जोड़ों पे लीकेज होते हैं। बीच में इवापोरेटर वगैरह में लीकेज होता है तो कस्टमर अपने आप ही बता देता है कैसे लीकेज होता है। कभी कभी इस पे बर्फ वगैरह जम जाती है तो चाकू को लगा के मारते हैं सब, तो जब गैस निकलती है तो उनको सुनाई भी देता है, और आपको भी सुनाई देगा। जैसे अगर आप जाएंगे गैस उड़ चुकी है, फ्रिज को जैसे ही चालू करेंगे ना तो कंप्रेसर को हवा खींचना और फेंकने की प्रक्रिया चलेगी ना, चलेगी तो दरवाजा खोलेंगे तो इसके पास आवाज सुनाई देगी कि हाँ गैस लीक कर रही है, हवा निकलेगी वहां से। चाकू बहुत लगता है इसमें, क्योंकि देखो एक तो अंदर गैस है, इसमें अंदर गैस का दबाव है, और ऊपर से चाकू मारेंगे तो वो जो चाकू से बर्फ निकालेंगे, एक तो ये एवापोरेटर इतना कमजोर है, वो भी एल्युमिनियम का है, और उसमें चाकू जैसे ही लगेगा अंदर गैस का दबाव है जो उसको ढकेल के बाहर आना ही चाहता है, जैसे ही आप छुएंगे वो जल्दी से लीकेज हो जाता है। तो चाकू वाला समस्या इसमें ज्यादा आता है, मतलब बहुत सारी समस्या आती है कि हाँ एवापोरेटर में बच्चे ने चाकू मार दिया, बच्चा बर्फ निकाल रहा था, तो सीधा इसको बदल देना है एवापोरेटर में। क्या पोस्टली नहीं, देखो कंडेंसर भी इसका 400 500 600, और ये भी 400 500 600, इतने के ही है, मतलब 600 के अंदर के ही है। और ये फिल्टर हमारा है 35 40 रुपए का, कैपिलरी ट्यूब है 70 80 रुपए का। मेन कंप्रेसर है जो 26 27 2800 के आसपास का है। बहुत है कमाई। गैस चार्ज कर दो तो 1500 रुपया लेते हैं, हर जगह का रेट अलग अलग भी हो सकता है। तो अगर 1500 रुपया गैस चार्जिंग में ले रहे हैं तो खर्च कितने का आता है, 150 रुपया मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं आता है। एक कैन 300 350 400 रुपए के आसपास का, और एक कैन में 5 फ्रिज में गैस भरी जाती है, 5 बार, और एक बार का रेट है 1500 रुपया। तो खर्च क्या हुआ, गैस ही हुआ। गैस कितने का खर्च हुआ, 70 80 रुपए का मान लीजिए, बस उतना ही खर्च है। और वेल्डिंग गन, ब्रिजिंग राड, और आपकी मेहनत, और आपका हेल्पर 200 रुपया ले लेगा, 50 रुपए का पेट्रोल, सब जोड़ लेंगे तो 300 400 रुपया में हो जाएगा। 70 80 ग्राम के आसपास भराता है, लगता है जितने लीटर की फ्रिज होती है लगभग उसका आधा ग्राम। जैसे 200 लीटर की फ्रिज है तो 100 ग्राम, 190 180 लीटर की फ्रिज है तो उसका आधा ग्राम। वजन करके नहीं भरना होता है।
वजन करके नहीं, पीएसआई के हिसाब से भरना होता है। लेकिन गैस का वजन जानना इसलिए जरूरत होता है कि किसी के घर आप गैस भरने जा रहे हो तो कितनी गैस लेके जाएं। जैसे अगर एसी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी गैस लगभग लगेगी। पता चला कि उसमें 2 किलो गैस लग रही है, आप 500 ग्राम लेके गए हो, तो ये वजन लगभग पता होना चाहिए, उसके हिसाब से भरना तो पीएसआई के हिसाब से, यानी गेज के हिसाब से। वजन से मतलब नहीं है, हमें गेज से मतलब है। ज्यादा हो गया तो भी कम ठंडा करेगा, कम हो गया तो भी कम ठंडा करेगा। ज्यादा हो गया तो उड़ाना पड़ेगा, कम हो गया तो भरना पड़ेगा। ज्यादा कम क्यों करना है? जब भी मान बताते हैं तो उसमें एवरेज बता देते हैं। जैसे किसी में भरना है 12 से 15, तो ये 12 से 15 बताया ना, तो ज्यादा या कम का चांस नहीं है। अगर 15 बताते खाली तो आप सोचते कि थोड़ा सा अगर एक आध पॉइंट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, कम हो गया तो क्या। ये 12, 13, 14, 15, इसमें आप कहाँ इधर उधर कर दो। कहीं तो रोको ना, 12 से रोकना शुरू करो। 12 पे नहीं रुका, 13 पे रुका, 14 पे रुका, 15 पे रुका, कहीं। हाँ, इतने पे रोक। हेडिंग है फ्रिज के सिस्टम, देखिए कहाँ पे निकाले।